दिया अपने घर में अपने बेटे अनिल के साथ रहा करती थी। अनिल बड़ा हो चुका था और उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऐसे ही एक दिन दिया के घर उसकी बहन ममता आती है। दीदी, अनिल की शादी करवानी भी है या नहीं? ममता कैसी बात कर रही है? अनिल मेरा इकलौता बेटा है। मैं तो चाहती हूँ उसकी शादी अच्छी सी लड़की से हो। और वैसे भी मेरा तो बस एक ही सपना है कि जल्दी से इस घर में मेरी बहू आ जाए और मैं भी सास बन जाऊंगी। फिर तो मेरी बहू मेरे पैर दबाएगी, घर के सारे काम करेगी। पर मैं ना अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखूंगी। दीदी, अगर तुम अनिल की शादी इस साल करवाना चाहती हो तो मुझे बता दो। मेरी नज़र में उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें बहू चाहिए। इस तरह से दिया ममता से अनिल की शादी की बात करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिया सपना देखती है कि अनिल की शादी हो गई है। शादी के बाद ससुराल में आते ही दिया की बहू घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है और वो अपनी सास का भी खूब ख्याल रखती है। अरे बहू, तू कब से मेरे पैर दबा रही है? जा जाकर आराम कर ले बेटा। माँ, मैं आपकी बहू नहीं आपका बेटा हूँ। नींद से बाहर आ जाओ। अरे बहू, तेरी आवाज़ इतनी भारी कैसे हो गई? दिया अपनी बहू के सपने देख रही होती है और अनिल अपनी माँ को नींद से जगाने के लिए माँ के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारता है। अब दिया जल्दी से उठ जाती है। ये अचानक से बारिश कैसे हो गई? माँ, बारिश नहीं हुई है, मैंने आपके मुंह पर पानी के छींटे मारे हैं क्योंकि आप अपनी बहू के सपने देख रही थी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है माँ, और आप अभी तक अपनी बहू के सपने देख रही हो। अरे अनिल बेटा, तू नाराज़ क्यों होता है? अब मैं उठ गई हूँ ना, तू तैयार हो जा, मैं अभी तेरे लिए लंच बना देती हूँ। न जाने कब मेरी बहू इस घर में आएगी और कब मेरा सपना पूरा होगा। इस तरह से दिया अनिल के लिए लंच बनाती है। अनिल ऑफिस चला जाता है और एकदम से दिया को ममता की बात याद आती है और वो ममता को फ़ोन करती है। अरे ममता, भूल गई क्या कि मुझे अपने बेटे की शादी करानी है? तो बता रही थी ना उस लड़की के बारे में, क्या हुआ उसका? दीदी, फिक्र मत करो, मैंने बात कर ली है। बस कुछ ही दिनों में लड़की वाले आपके घर आ जाएंगे हमारे अनिल को देखने के लिए। फिर समझो ये रिश्ता पक्का। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द अनिल की शादी काव्या नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद सभी मेहमान काव्या की खूब तारीफ करते हैं। कुछ दिनों में घर से सारे मेहमान भी चले जाते हैं। मेहमान के जाते ही काव्या घर के कामों में लग जाती है। ये देखकर दिया को बहुत खुशी होती है। सही कहा था ममता ने, काव्या बहुत संस्कारी है। कैसे आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। अब मैं भी सास बन चुकी हूँ। ये सब कुछ सोच सोच कर दिया बहुत खुश हो रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। हर रोज़ की तरह फिर से दिया के घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। वो अपनी बहू को आवाज़ देती है। काव्या बहू, ज़रा मेरे कमरे में तो आना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। फिर से शुरू हो गया इस बुढ़िया का नाटक। माँ के कहने पर मैंने 4 दिन ससुराल की सेवा तो कर ली, पर अब मुझसे नहीं होने वाला कुछ। इस तरह से काव्या अपने कमरे में आराम से सो जाती है। बेचारी दिया रात भर अपनी बहू के आने का इंतज़ार करती है। अगली सुबह जब दिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि आज पहली बार अनिल बिना लंच लिए ऑफिस चला गया है और अब तक काव्या अपने कमरे में सो रही है। ये देखकर दिया को बहुत गुस्सा आता है। काव्या बहू, ये सब क्या है? मेरा बेटा आज पहली बार तेरी वजह से बिना लंच लिए ऑफिस चला गया। सुबह के 11 बज गए और तू अब तक सो रही है। घर के सारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, और वैसे भी मुझसे ये घर के काम नहीं होते। वो तो मेरी माँ ने कहा था कि ससुराल में जाकर 4 दिन घर की जिम्मेदारी उठा लेना, घर के काम कर लेना, इसलिए ये सब काम वाम कर लिए मैंने। काव्या का असली रूप देखकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ममता, तूने तो मुझसे कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है, पर ये क्या? ये तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी निकली। क्या दीदी, तुम्हारा सपना था बहू का तो आ गई तुम्हारे घर बहू।
और रही काव्या की बात, तो मैंने कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है और काव्या को घर के सारे काम आते हैं, तो मैंने झूठ क्या बोला? वैसे भी आजकल की बहू कहाँ घर की जिम्मेदारियां उठा दी हैं दीदी, समझा करो। ममता की ऐसी बातें सुनकर दिया कुछ नहीं बोलती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी दिया बहू के होते हुए भी घर का सारा काम करती है। और एक दिन, बहू, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। रात को अनिल के दोस्त घर पर आने वाले हैं, तो आज रात को उनके लिए खाना बना देना। पर माँ जी, मैं तो आज अपने मायके जा रही हूँ किसी ज़रूरी काम से। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ और बाद में अपने मायके जाऊँगी। आप दवाई खा लेना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और रात में जब अनिल के दोस्त आएंगे तो आप उनको देख लेना। अरे तुझे इतना ही इम्पोर्टेंट काम है बहू, तो तू अपने मायके चली जा। मैं अपना और अपने बेटे के दोस्तों का ख्याल रख लूँगी। हाँ ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो। इस तरह से काव्या अपने मायके चली जाती है और बुखार में तप रही दिया अकेले ही घर का सारा काम करती है। रात को जब अनिल अपने दोस्तों के साथ घर आता है, माँ, काव्या कहाँ है? मेरे सारे दोस्त उसी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। अनिल, अब जल्दी से भाभी को बुला भी ले, हमें घर जाना है। हमारी बीवी घर पर हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाभी तेरा करती है। अब थोड़ी देर रुको ना। माँ, बताओ ना काव्या कहाँ है? अनिल बेटा, बहू को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो अपने मायके गई है। कह रही थी 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। इतना बोलकर चक्कर खाकर दिया कुर्सी पर बैठ जाती है। जब अनिल अपनी माँ को छूता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को बहुत तेज़ बुखार है। अब अनिल का पारा गर्म हो जाता है। माँ, बहुत हो गया, बहुत नज़रअंदाज कर लिया हमने काव्या की गलतियों को। आपकी इतनी तबीयत खराब है, मेरे दोस्त घर पर आए हुए और काव्या अपने मायके चली गई। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था उसे? अरे छोड़ना बेटा, क्यों छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहा है? माँ, मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ। आपके कहने पर मैं हमेशा चुप रहा और काव्या की हर गलती को नज़रअंदाज करता रहा। आपके कितने सपने थे बहू को लेकर, पर काव्या ने आकर आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसलिए अब काव्या को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर अनिल अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें घर भेज देता है। अगली सुबह जब काव्या घर आती है, वहीं रुक जाओ काव्या, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता क्यों? आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया था कि तुम अपने मायके चली गई, मेरी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर, जबकि तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि रात में मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले थे। अनिल, तुम बेकार ही गुस्सा हो रहे हो। तुम माँ जी से पूछ सकते हो। मैंने माँ जी को कहा था कि चलो आपको दवाई दिलवा देती हूँ, पर माँ जी किसी की सुनती कहाँ है? और वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा तभी तो अपने मायके गई, वरना मैं मायके क्यों जाती? तुम खुद सोचो ना। काव्या, तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया था और तुम्हारी माँ ने ही मुझे बताया कि तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए तुम उनसे मिलने गई। पर सच तो यह है कि तुम घर के कामों से बचने के लिए गई थी। क्योंकि अनिल को काव्या की हरकतों का पता चल चुका था, इसलिए काव्या अनिल से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, पर अनिल उसे माफ़ नहीं करता और उसे घर से निकल जाने को कहता है। पर अपनी बहू के साथ ये सब कुछ होता देख दिया को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे की ज़िंदगी खराब हो, इसलिए वो काव्या को माफ़ कर देती है और अनिल से कहती है, अनिल बेटा, शांत हो जा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ता नहीं तोड़ा करते। अरे क्या हो गया अगर काव्या बहू अपनी माँ के घर अपनी माँ से मिलने गई थी? उससे अपनी माँ की याद आ रही होगी बेटा। अपनी माँ के कहने पर अनिल काव्या को माफ़ कर देता है। अब काव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस बार वो सच में एक संस्कारी, सर्वगुण संपन्न बहू बनकर दिखाती है और इस तरह से दिया का सास बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। अरे जीजा जी, आज जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, आज एक मीटिंग में जाना है। अरे जीजा जी, एक 500 रुपए तो देना। बिल्लू, तू परसों ही तो मुझसे 1000 रुपए लेकर गया था। अरे जीजा जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, दीजिए ना। अच्छा बाबा, ये ले 500 रुपए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है।
बिल्लू को शराब और जुए की बुरी लत थी। वो रोज अपने जीजाजी से किसी न किसी बहाने पैसे मांग लेता और जुआ खेलकर सब पैसे गंवा देता। फिर एक शाम, हे भगवान, तूने मेरी दीदी की किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं? क्यों, क्या हुआ बिल्लू? क्या बताऊं दीदी, अभी अभी तेरी सास की बातें सुनकर आ रहा हूँ। वह अपनी पड़ोस की औरत से तेरी बुराई कर रही थी। कहती हैं मेरी बहू एक नंबर की कामचोर है, कोई काम ठीक से नहीं करती। क्या बाजी ऐसा कह रही थी? हाँ दीदी, मैंने तो पहले ही कहा था तेरी सास तुझे पसंद नहीं करती। अरे तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। मम्मी पापा ने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू अपनी पूरी जिंदगी घर के छोटे मोटे काम करने में बिता दे। हे भगवान, मुझसे तेरी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। तो मैं और क्या करूं? शादी के बाद हर लड़की की यही जिंदगी होती है। अरे दीदी, तो अपने पैरों पर खड़ी हो जा, अपना खुद का बिजनेस चालू कर। लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे दीदी, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक से बढ़कर एक बिजनेस के प्लान हैं। बस तुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तू सच कह रहा है? ऐसा हो सकता है? हाँ दीदी, तेरी कसम। तू तो जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। बस कल से तू घर का सारा काम अपनी उस चालू सास से करवाया कर। अरे बुढ़िया दिन भर लेटे लेटे पलंग तोड़ती रहती है। जितना जल्दी हो सके उस बुढ़िया को घर से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। सरिता घर के सारे काम अपनी सास से करवाने लगी। माँ जी, ये सारे बर्तन जल्दी से साफ कर दीजिए और शाम का खाना भी बना के रखिएगा। मैं जरा अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ। अरे बहू, मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकती। अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती माँ जी। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। मैं आपको मुफ्त में बिठाकर नहीं खिला सकती। हाँ, ऐसा मत कह बहू, मैं देख लूंगी, चिंता मत कर। इतना कह के सरिता चली जाती है। इसी तरह सास दिन भर काम करती है और कुछ दिन में बहू के अत्याचार से तंग आकर सरिता की सास घर छोड़कर अलग रहने लगती है। योगेश भी अपनी पत्नी की बातों में आकर चुप्पी साध लेता है। उधर बिल्लू बिजनेस के नाम पर सरिता से रोज पैसे लेकर जाता और उन पैसों से जुआ खेलता। धीरे धीरे सरिता ने चोरी करके योगेश के बैंक में जमा सारे रुपए बिल्लू को निकाल कर दे दिए। फिर एक दिन, अरे बिल्लू, क्या हुआ? हमारा बिजनेस कब शुरू होगा? इतने दिन हो गए, तू सारे पैसे भी ले गया है। अरे दीदी, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, तू बेकार में चिंता कर रही है। अरे पूछ रही हूं ना मेरे भाई, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज मीटिंग है इसी काम को लेकर। इतना कह के बिल्लू चला जाता है और सरिता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हर बार बेवकूफ बना देता है। फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सरिता के बेटे राजू का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल वाले उसके ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए मांगते हैं। योगेश पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचता है, लेकिन सरिता के खाते में 100 रुपए जमा देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। योगेश वापस आकर सरिता से पैसों के बारे में पूछता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, बिना आपसे पूछे सारे रुपए मैंने बिल्लू को दे दिए। ये तुमने क्या कर दिया? योगेश जल्दी से बिल्लू को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। हे भगवान, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तभी सरिता की सास कहती हैं, तू चिंता मत कर योगेश, तेरे पिताजी मेरे नाम पर कुछ पैसे छोड़ गए थे, मैं अभी लेकर आती हूँ।
और इस तरह सरिता की सास पैसों का इंतजाम कर देती है और राजू की जान बच जाती है। अब सरिता को सारी बात समझ में आ जाती है कि इतने दिनों में सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका भाई उसे बेवकूफ बना रहा था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको समझने में भूल कर दी। अरे बहू, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर उस दिन के बाद बिल्लो अपनी बहन के घर कभी दिखाई नहीं दिया। शिक्षा, धोखेबाज रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती हैं, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं
इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए, देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए। हाँ भाई, कौन हो? किससे मिलना है? जी, मैं जोमेटो से आया हूँ। आपके यहाँ से नूडल्स का ऑर्डर आया था। तभी वहाँ आलिया आ जाती है। अरे माँ जी, रोज तो हम घर का खाना खाते ही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज सबके लिए नूडल्स मंगा लेती हूँ। अरे बहू, तुझे तो पता है कि मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। अरे कम से कम मंगाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मैं ये तेरे नूडल वूडल नहीं खाने वाली। हाँ। क्या माँ जी, आप भी छोटी मोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हैं। अरे बहन जी, आप दोनों के झगड़े के बीच मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको अपने ऑर्डर की डिलीवरी लेनी है या नहीं? कमला अपनी बहू से कहती है। बहू, तूने मंगवाया है ना, तू ही खा, मैं नहीं खाने वाली। मैं चली अपने कमरे में। आलिया चिढ़कर डिलीवरी वाले से कहती है, भैया आप एक काम करिए, इसे लेकर वापस चले जाइए। डिलीवरी वाला वहां से चला जाता है और इस तरह सास बहू के झगड़े की वजह से सभी घर वाले उस रात भूखे सो जाते हैं। फिर एक दिन आलिया अपने घर पर अपने जन्मदिन की पार्टी मना रही होती है। उस रात उसकी सास कमला की तबीयत ठीक नहीं रहती और घर में हो रहे शोर शराबे से उसे बड़ी तकलीफ होती है। अरे बहू, पागल हो गई है क्या? मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तू घर में शोर शराबा कर रही है। अरे माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन तो हर साल होता है। तेरे जन्मदिन के चक्कर में आज मेरा मरण दिन ना हो जाए। ओहो माँ जी, आप तो मेरी हर बात पर कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती हैं। अब इंसान अपने घर में ही तो अपना जन्मदिन मनाएगा ना। अरे तो जन्मदिन मनाने के तरीके भी तो होते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि शोर शराबा करके ही जन्मदिन मनाया जाए। तभी वहां खड़ी आलिया की सहेलियां आपस में बात करने लगती है। अरे जरा इसकी सास को तो देख, ये तो बड़ी चिड़चिड़ करने वाली लगती है। बेचारी आलिया, उसे कैसी सास मिली है। मेरी मान, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
घर का खराब माहौल देख आलिया की सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। अपनी सास का ये बर्ताव देख आलिया भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह दोनों के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। देखते ही देखते दोनों सास बहू की तूतू मेमे के चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगते हैं। फिर एक दिन, माँ, अभी कुछ दिनों के लिए बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लगी हैं। मैं सोच रहा था हम कहीं बाहर घुमाते हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से वैष्णो देवी जाने की सोच रही थी। चलो इसी बहाने माता के दर्शन भी हो जाएंगे। कमला की बात काटते हुए आलिया कहती है, अरे नहीं नहीं, वैष्णो देवी जाकर क्या करेंगी? मेरी एक सहेली पिछले साल ही गई थी। रास्ते भर बेचारी तकलीफ से गुजरते गुजरते वहां पहुंची। आज तक पछता रही है। वैष्णो देवी भी कोई घूमने वाली जगह है क्या? एक काम करते हैं, हम लोग शिमला चलते हैं। अरे नहीं बहू, बच्चों को धार्मिक स्थानों पर ले जाने से उनमें अच्छे संस्कार आते हैं, और वैसे भी माता के दर्शन किस्मत वालों को ही मिलते हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैंने सोच लिया है, हम लोग शिमला जाएंगे। अरे मैंने एक बार कह दिया ना, हम सब वैष्णो देवी जाएंगे। माँ, तुम वैष्णो देवी जाओ और आलिया तुम शिमला चली जाओ। मैं बच्चों के साथ घर में ही रहूंगा। अरे लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? अरे तो और क्या करूं, तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों की रोज की झिकझिक से। बस खत्म करो, कहीं नहीं जा रहे हम, घूमने का प्रोग्राम कैंसिल। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू एक दूसरे से मुंह फुलाए रहने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज मुझे बाजार जाना है, चलेगी तू? हाँ माँ जी, मुझे भी काफी सामान खरीदना है, चलिए चलते हैं। दोनों बाजार पहुंच जाते और खरीदारी करते समय किसी चीज को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। अरे तुझे कुछ नहीं समझता, बाहर से दिखने में अच्छा दिख रहा है, 4 दिन भी नहीं चलेगा ये। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार इसे लेकर तो देखिए, ये बहुत अच्छा है। अरे बहू, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, कपड़े को दूर से देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। अरे वाह माँ जी, मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है। तभी दोनों की बातें सुनकर दुकान वाला झुंझला कर कहता है, अरे माँ जी, आप दोनों अपना झगड़ा दुकान के बाहर जाकर करिए, मेरी दुकानदारी खराब मत करिए। अरे तू कैसी बात कर रहा है? अरे तो और क्या करूं, सारा मोहल्ला तुम दोनों के झगड़ों के बारे में जानता है। आपके झगड़े के कारण दूसरे ग्राहकों को तकलीफ हो रही है। जाइए, आप दोनों किसी और दुकान से सामान खरीद लीजिए। दुकानदार की तीखी बातें सुनकर कमला और आलिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। घर आने के बाद दोनों के मन में दुकानदार की बातें घूम रही होती है। बहू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हम दोनों की है। अरे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं हम, जिस वजह से सारे मोहल्ले में हमारी हंसी हो रही है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। आखिर हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है और हमारे बीच आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। माँ जी, मैं आज की बात आपसे किसी भी बात पर बहस नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, गलती हम दोनों की थी। शिक्षा एक दूसरे को समझने से और एक दूसरे को सम्मान देने से ही हमारे रिश्ते अच्छी तरह से चल सकते हैं। नेहा अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी, आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए
आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है? अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह के हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है। करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे के 2,000 रुपए भिजवा दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूं, तभी तो 2,000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। नेहा रोती हुई वहां से चली जाती है। रमा आए दिन ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। देखो राहुल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। राहुल, आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहे। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह, माँ जी, मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, जय? हाँ हाँ, तब से ही देख रही हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। ओफो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन न हो तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रख के सोच लूंगी, मेरी कोई सास थी ही नहीं। रमा देवी तुरंत बैंक से पैसे निकालकर नेहा को दे देती हैं। जा, अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दिया। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है।
आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब? तेरे की, जाने दो भाई, तुम जानो, तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जय के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी नेहा का फोन बजता है। नेहा बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अब शगुन। अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दीवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी। शिक्षा, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं।